घने जंगल के पास एक गांव था, सोनपुर। सोनपुर में महेश और उसकी पत्नी जया रहा करते थे। अरे महेश, कभी लौटा रहे हो मेरा कर्ज? जल्दी ही सेठ जी। जैसे ही पैसे इकट्ठे होते हैं तो सीधा आपके पास आऊंगा। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। महेश की पत्नी को सेठ से बहुत परेशानी थी। अरे ए जी, अब और कितना ब्याज देंगे इस सेठ को? जितना कर्ज इससे लिया था उसका तो दुगना दे चुके हैं हम। पता नहीं, ये सब मेरे पल्ले नहीं पड़ता। मुझे तो बस इतना ही पता है कि अगर हमें इस घर में रहना है तो हमें सेठ जी को पैसे देने ही होंगे। ठीक है। एक बार की बात है, महेश ने जंगल में एक बड़े पेड़ का सौदा किया। उससे काफी अच्छे पैसे मिले। जब वो घर लौटा, अभी जाकर ये पैसे सेठ जी को दे आता हूँ। अरे अरे, सब पैसे उनको देने की क्या जरूरत है? आधे हम रख लेते हैं। पर क्यों? क्यों क्या? मेरे बदन पर एक भी जेवर नहीं है। कम से कम इन पैसों से मेरे लिए बाल ही खरीद लो। पर अगर सेठ जी को पता चला तो वो गुस्सा करेंगे। उन्हें कौन बताएगा? ठीक है, मैं बाली खरीद कर लाता हूँ। महेश ने एक सोने की बाली खरीद ली और बचे हुए पैसे लेकर वो सेठ के पास गया। अरे वाह वाह, आज तो तेरी कमाई अच्छी हुई है। हाँ सेठ जी। तू ऐसे ही ईमानदारी से पैसे लाके देगा तो जल्द ही तेरा घर तेरा हो जाएगा। और कितने पैसे देने हैं सेठ जी? बस 20,000 और। ठीक है, आशा है जल्दी ही दे दूंगा। महेश यहाँ से अपने घर गया। मेरी बाली लाए क्या? हाँ, ये लो। पर मुझे लगता है मुझे सेठ जी को पैसे दे देने चाहिए थे। वो क्यों? बस 20,000 ही तो बचे हैं। ये बाली नहीं लाता तो 10,000 ही बचते। कोई नहीं, अगली बार कमाओगे तो दे देना। फिलहाल मैं ये बाली पहन रही हूँ। बाली पहनकर जया बहुत खुश थी। वो अपनी सोने की बाली दिखाने अपनी पड़ोसन के पास गई। अरे शीला, ये देख, मेरे पति मेरे लिए सोने की बाली लाए हैं। ये तो बहुत अच्छी है दीदी, है ना? जया ने गांव की हर औरत को अपनी बालियां दिखाई। और रात को जब जया सो रही थी तो एक चोर ने जया की बालियां चुराई और 9-2-11 हो गया। अगली सुबह, हे राम, मेरी बालियां! हे भगवान, मेरी बालियां चोरी हो गई। तूने किसे अपनी बालियां दिखाई थी? किसी को नहीं, बस शीला को, बिमला को, प्रभा को। पूरे गांव भर में तो ढिंडोरा पीट दिया और बोलती है कि किसी को नहीं दिखाई। तुम्हारा तो दिमाग ही घुटने में है। इससे तो अच्छा था कि मैं ये पैसे सेठ जी को दे देता। बेवकूफ औरत। जया के मन में कोई भी बात नहीं रहती। वो हर बात फैला दिया करती थी। अगर उसके घर में कुछ अच्छा पकवान भी बने तो सारे गांव को पता चल जाता था। अरे महेश भाई, आज तुम्हारे घर पे खीर बन रही है, हमें नहीं बुलाया? भाई, अब तक तो मैं घर पहुंचा भी नहीं हूँ। मुझे कैसे पता कि क्या बन रहा है? हमें सब पता है, जया भाभी ने बोला। महेश तमतमाता हुआ घर पहुंचा। पूरे गांव को बता दिया कि तुमने खीर बनाई है। इसमें क्या गलत है? बनाई है तो बनाई है। अरे बनाओ तो खुद खाओ ना, दुनिया को बताने की क्या जरूरत? तुम्हारी इस आदत से परेशान हूँ मैं। कोई बात अपने तक नहीं रखती, सबका ढिंडोरा करती रहती हो। अक्सर महेश जया को डांटता भी था। एक दिन की बात है, महेश जंगल में लकड़ियां काटने गया था। वो एक बहुत मोटा पेड़ काट रहा था। तभी उसके पैर को कुछ चुभा। उसने नीचे मिट्टी कुरेदी तो उसे एक घड़ा मिला, सोने के सिक्कों से भरा। वाह वाह, मेरे तो भाग्य खुल गए। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। अभी इसे घर ले जाता हूँ। नहीं। महेश को जया की बेवकूफी याद आई। अगर मैं इस घड़े को घर लेकर गया तो जया सबको बता देगी कि घर में सोने का घड़ा है और सब कुछ चोरी हो जाएगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। महेश सोचने लगा कि वो क्या करे। उसे एक योजना सूझ गई। महेश ने घड़े को वहीं मिट्टी में दबा दिया और उसके ऊपर एक पत्ता रख दिया। फिर महेश नदी के पास गया। नदी से उसने कई मछली पकड़ी। इन मछलियों को उसने एक पेड़ पर लटका दिया। फिर एक पेड़ पर उसने बहुत सारी रोटियां रख दी। पूरा पेड़ रोटियों से भर दिया और फिर वो अपने घर गया। जया, चलो मेरे साथ। कहाँ जाना है? मुझे जंगल में एक घड़ा मिला है जिसमें सोने के सिक्के हैं। घड़ा बहुत ही बड़ा है, तुम मेरे साथ चलो, हम दोनों मिलकर घड़ा ले आएंगे।
हाँ हाँ चलो, सोने के सिक्कों का घड़ा। वाह वाह। जया और महेश दोनों जंगल पहुँचे। जंगल पहुँचते ही जया का ध्यान उस पेड़ पर गया। हे राम, रोटियों का पेड़। हाँ, कल तो इस पेड़ से रोटियों की बारिश हो रही थी। ये कोई आम जंगल नहीं है, बल्कि जादुई जंगल है। थोड़ी दूर चलने के बाद जया ने वो पेड़ देखा जिसपे मछलियाँ लटक रही थीं। मछलियाँ उगाने वाला पेड़? हाँ, इसे छोड़ो, आगे चलते हैं। कुछ दूर चलने के बाद महेश उसी जगह पहुंचा जहाँ वो सोने के सिक्कों का घड़ा था। उसने पत्ते हटाए। हे भगवान, आपने बिल्कुल सही कहा था। हाँ, पर अब ये बात तुम किसी को मत बताना। मैं पागल थोड़ी हूँ जो ये किसी को बताऊं। हाँ, वो तो मैं जानता हूँ। क्या मतलब? कुछ नहीं, चलो घर चलते हैं। दोनों घर लौटे। जया, जाकर कुएं से थोड़ा ठंडा पानी ले आओ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। जया घड़ा लेकर घर से बाहर गई और महेश ने घर में गड्ढा खोदकर वो सोने के सिक्कों की हांडी छुपा दी। यहाँ कुएं पे जया को अपनी सहेली शीला मिली। क्या बात है, आज बहुत खुश हो। अब क्या बताऊं, हमारे तो भाग ही खुल गए। ऐसा क्या हो गया? हमें जंगल में सोने के सिक्कों से भरा घड़ा मिला है। क्या? तू किसी को बताना मत। हाँ हाँ, पर औरतों की बातें कभी रुकी हैं? शीला ने ये बात आग की तरह फैला दी। सेठ जी को भी ये बात पता चल गई और सेठ जी सारे गांव वालों के साथ महेश के घर के बाहर पहुँचे। अरे ओ महेश, ओ महेश, अरे बाहर आ। क्या हुआ सेठ जी? तुझे नहीं पता कि क्या हुआ? तुझे सोने के सिक्कों का घड़ा मिला है जो तू सारे गांव वालों से छुपा रहा है। सोने के सिक्कों का घड़ा? वो भी मुझे? ये आपसे किसने कह दिया? और कौन कहेगा? तेरी पत्नी ही सारे गांव वालों को बोलती फिर रही है। सेठ जी, मेरी पत्नी दिमाग से थोड़ी सी खिसकी हुई है। अगर झूठ लगे तो उसी से पूछिए कि वो कब जंगल गई और क्या क्या हुआ। ठीक है जया, बताओ जंगल में क्या क्या हुआ। हम लोग जंगल पहुँचे। साधारण जंगल नहीं, जादुई जंगल। वहाँ एक पेड़ पर रोटियां लटकी थी, अद्भुत था। फिर हम आगे बढ़े तो दूसरे पेड़ पर मछलियां लटकी थी और जब हम आगे बढ़े तो हमें वहाँ पर सोने के सिक्कों का घड़ा मिला जो हम घर ले आए। सुना सेठ जी, अगर यकीन नहीं होता तो मेरे घर की तलाशी ही ले लीजिए। भोला, जा जरा घर में देख कुछ है क्या। सेठ जी के आदमियों ने घर की तलाशी ली पर उन्हें कहीं भी सिक्कों का घड़ा नहीं मिला। अब तो आपको यकीन हो गया ना? मेरे पास कोई सोना नहीं है सेठ जी। अगर होता तो मैं आपका कर्ज नहीं चुकाता। वो तो है। सेठ जी के साथ सारे गांव वाले चले गए। उनके जाने के बाद महेश के चेहरे पर मुस्कान आई। अब आराम की जिंदगी जीऊंगा। कम से कम अब कोई जया की बातों पर यकीन तो नहीं करेगा और मेरा सोना सुरक्षित रहेगा। अरे सुनिए, ये सब असली में हुआ था ना? तो लोग मेरी बात क्यों नहीं मान रहे? जया परेशान थी पर महेश खुश था। उसका सोना सुरक्षित था। नील, 6 बज गए क्या? नहीं, अभी 5:30 बजे हैं। अच्छा है, तुम्हें टाइम देखना आता है? तुम भी सीख सकती हो। कुकू टीवी किड्स ऐप डाउनलोड करो और एवरीडे कुछ नया सीखो। अमरोहा गांव में दिनकर और सूर्या नाम के 2 भाई रहते थे। दिनकर 10 साल पहले पैसे कमाने के लिए दिल्ली चला गया था। वो वहाँ मिठाई की दुकान चलाता था। सूर्या गांव में रहकर ही खेती बाड़ी करता था। दिनकर और सूर्या दोनों के नाम 50-50 बीघा आम के बाग थे, जिनमें बहुत ही मीठे आम आया करते थे। दिनकर की बेटी करिश्मा को आम के बागों में घूमना पसंद था। बाग के कोने में एक बहुत बड़ा घना आम का पेड़ था। करिश्मा स्कूल से लौटकर उसी पेड़ के नीचे खटिया डाल लेती और कोयल की मीठी आवाज सुनते हुए अपना होमवर्क करती। हर साल आम पकने के टाइम पर दिनकर गांव आता था।
और सूर्या के साथ आम बेचकर वापस दिल्ली लौट जाता। पिछले 10 सालों में दिनकर की आर्थिक स्थिति काफी बेहतर हो गई थी। एक दिन सूर्या की पत्नी शीला पकौड़े पहुंचाने दिनकर के घर पहुंची। करिश्मा, आज मैंने बहुत दिनों बाद प्याज के पकौड़े बनाए हैं, सोचा थोड़े तुम्हारे घर पहुंचा दूं। अच्छा हुआ ताई, तुम यहाँ पकौड़े पहुँचाने आ गई। मैं तुम्हारे घर ही आ रही थी। कल पापा आए थे, मेरे और मम्मी के लिए सोने की बालियाँ लेकर आए हैं। एक जोड़ी तुम्हारे लिए भी बनवा कर लाए हैं। शीला ने बड़ी जल्दी लपक कर बालियाँ ले ली, लेकिन भागते हुए अपने घर पहुँची और अपने पति सूर्या से बोली, तुम्हारे छोटे भाई के पास इतना ज्यादा पैसा आ गया है कि उसने अपनी पत्नी और बेटी के साथ मेरे लिए भी बालियाँ बनवा दी हैं। जब दिनकर शहर में इतना कमा रहा है तो तुम बाग में उसे हिस्सा क्यों देते हो? उसकी तो सिर्फ एक बेटी है, हमारे तो 2 बेटे हैं। खर्चा तो हमारा ज्यादा है ना। मैं हमेशा से दिनकर को अपना हिस्सा देता रहा हूँ। फिर दिनकर का परिवार तो यहीं पर है। पैतृक संपत्ति पर जितना हक मेरा है उतना ही दिनकर का भी है। दिनकर शहर में जो कमाई करता है उसका आधा हिस्सा तुम्हें देना चाहिए। शहर में वो अपनी मेहनत से कमाता है, वो अपनी कमाई का हिस्सा मुझे क्यों देगा? सूर्या अपने भाई के प्रति वफादार था, लेकिन उसकी पत्नी उसे दिनकर के खिलाफ लगातार भड़काती रहती थी। आखिर कब तक सूर्या अपनी अच्छाई जिंदा रख पाता? धीरे धीरे वो पत्नी के प्रभाव में आने लगा। एक दिन करिश्मा के घर दिनकर के दोस्त का फोन आया। दोस्त ने बताया कि दिनकर का एक्सीडेंट हो गया है। खबर सुनते ही करिश्मा और उसकी माँ दिनकर के पास दिल्ली चले गए। सूर्या और उसकी पत्नी भी दिनकर को देखने गए, लेकिन जल्दी वापस लौट आए। अजी, मैं तो कहती हूँ यही मौका है बाग अपने कब्जे में लेने का। अब अगर तुमने जरा भी समय गंवाया तो बाद में पछताओगे। सूर्या ने गांव के सरपंच से कहा कि उनका भाई दिनकर और दिनकर का परिवार अब कभी गांव नहीं लौटेंगे, और दिनकर के हिस्से का बाग सरपंच को बेच दिया। इतना उपजाऊ और कीमती बाग सरपंच ने तुरंत खरीद लिया। कुछ महीनों बाद करिश्मा अपने गांव वापस लौटी और सूर्या के घर गई। ताई, पापा की तबीयत अभी भी ठीक नहीं है। माँ वहीं पर है। हमारे बाग के आम बेचकर सूर्या ताऊ को जो पैसे मिले होंगे वो पापा ने मंगवाए हैं। तुम्हारा बाग था लेकिन अब नहीं है। हमने सोचा कि अब तुम्हारा परिवार कभी वापस नहीं आएगा, इसीलिए हमने बाग सरपंच को बेच दिया और मकान बनवा लिया। अब तक तो सारे पैसे खत्म हो चुके हैं, लेकिन चिंता मत करो, तुम्हें जो कोने वाला आम का पेड़ सबसे ज्यादा पसंद था उसे नहीं बेचा है। तुम उसके नीचे बैठकर आराम कर सकती हो। करिश्मा दौड़ती हुई सरपंच के पास पहुंची। सरपंच जी, हमारा आम का बाग वापस कर दीजिए। पापा अस्पताल में है, सारा काम धंधा ठप है। बिना बाग के रोजी रोटी चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं तुम्हारे ताऊ के पैसे दे चुका हूँ। जो भी बात करनी है जाकर उनसे करो। सरपंच ने करिश्मा को अपने घर से भगा दिया। करिश्मा बेचारी अपने बाग के पास गई और उसी कोने वाले आम के पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी, जहाँ पहले वो अक्सर बैठा करती थी। अब पापा का इलाज कैसे होगा? मेरी पढ़ाई कैसे होगी? अब हम सब क्या खाएंगे? करिश्मा पेड़ के नीचे बैठी रो रही थी। तभी उसने देखा कि पेड़ की डाली पर कोई सोने की चीज चमक रही है। करिश्मा ने जब गौर से देखा तो पता चला कि पेड़ की डाल पर एक सोने का पक्षी बैठा हुआ है। करिश्मा काफी देर उस पक्षी को देखती रही। यकीन नहीं होता वो सोने का पक्षी है। फिर अचानक से वो पक्षी बोला। करिश्मा ने इतनी अजीब बोली पहले कभी नहीं सुनी थी। पक्षी के बोलते ही पेड़ पर लगे सारे आम सोने के बन गए। ऐसा लगता है जैसे मैं कोई सपना देख रही हूँ। करिश्मा ने पेड़ पर चढ़कर सारे आम एक टोकरी में इकट्ठे कर लिए और घर ले जाने लगी। रास्ते में उसे शीला मिल गई। शीला ने देखा कि करिश्मा टोकरी में सोने के आम भरकर ले जा रही है। उसने तुरंत करिश्मा को रोककर पूछा, अरे करिश्मा,
ये सोने के आम तुम्हें कहाँ मिले? अच्छा हुआ ताई तुमने कोने वाला आम का पेड़ मेरे लिए छोड़ दिया था। उस पेड़ पर आज एक सोने का पक्षी आया। जैसे ही वो बोला सारे आम सोने के बन गए। मैं इन आमों को बेचने शहर जा रही हूँ पापा का इलाज कराने। शीला ने तुरंत सूर्या को सोने के पक्षी के बारे में बताया। उस पक्षी को पकड़कर हमें बाग में ले जाना चाहिए। फिर एक एक पेड़ पर पक्षी को बिठाकर आवाज निकलवानी चाहिए, जिससे हमारे पूरे बाग के आम सोने के बन जाएंगे। एक बार वो सोने का पक्षी हाथ लग गया ना, तो हमारे दोनों बेटों को जिंदगी भर कमाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगले दिन सूर्या अपने दोनों बेटों के साथ सोने के पक्षी को पकड़ने पहुंच गया। दोपहर बाद वो पक्षी उसी पेड़ पर आकर बैठ गया, जिस पेड़ के नीचे करिश्मा बैठा करती थी। सूर्या ने पक्षी के ऊपर जाला डालकर उसे पकड़ लिया। सूर्या ने पिंजड़े को ले जाकर अपने बाग में एक पेड़ पर रख दिया और पक्षी को बोलने के लिए मजबूर करने लगा। जल्दी आवाज निकाल और मेरे बाग के आमों को सोने का बना दे। सूर्या काफी देर तक कोशिश करता रहा, लेकिन पक्षी कुछ भी नहीं बोला। आखिर सूर्या ने पक्षी को एक नुकीली लकड़ी चुभोना शुरू कर दी। पक्षी गुस्से में बोला। उसके बोलते ही सूर्या और उसके दोनों बेटे सोने के बन गए। गांव वालों ने जाकर शीला को खबर दी। तब शीला अपनी छाती पीट पीट कर रोने लगी। नील 6 बज गए क्या? नहीं, अभी 5:30 बजे हैं। अच्छा है, तुम्हें टाइम देखना आता है? तुम भी सीख सकती हो। कुकू टीवी किड्स ऐप डाउनलोड करो और एवरीडे कुछ नया सीखो। चंद्रपुर गांव में बिरजू और बबलू नाम के 2 लकड़हारे थे। दोनों पड़ोसी थे। बिरजू और स्वर्णा गरीब थे, पर फिर भी वो लोगों की मदद करते थे। ये लो अम्मा। बेटी, तू रोज मुझ भिखारन को खाना खिलाकर मेरा पेट भरती थी। भगवान तुझे हमेशा खुश रखे। बबलू की पत्नी तारा को स्वर्णा की अच्छाई पसंद नहीं थी। वो स्वर्णा हमेशा अच्छाई का दिखावा करती है। जब देखो किसी न किसी की मदद करती है। हाँ, बिरजू भी वैसा ही है। सारे गांव वाले बस बिरजू का ही गुणगान गाते रहते हैं। हाँ, जिसे देखो बिरजू और स्वर्णा, किसी को हम दिखते ही नहीं। बबलू और तारा को बिरजू और स्वर्णा से बहुत जलन हुआ करती थी। बिरजू रोज सुबह 6 बजे जंगल में लकड़ियां काटने चला जाया करता था। वहीं बबलू आलसी था। वो सूरज के सिर पर आने तक इंतजार किया करता था। अब उठ भी जाओ, आज लकड़ियां इकट्ठी नहीं करनी क्या? उठ गया, जाता हूँ। क्या ये रोज रोज का जंगल जाओ और लकड़ियाँ काटो? अगर जंगल जाकर लकड़ियां नहीं काटोगे तो हमारा घर कैसे चलेगा? मैं तो ऐसी जिंदगी से ऊब गया हूँ। बबलू को काम करने की जरा भी इच्छा नहीं थी, फिर भी वो लकड़ियां काटने जंगल जाया करता था। बिरजू सुबह से शाम तक एक बड़ा पेड़ काट लिया करता था और वहीं बबलू छोटी छोटी टहनियों को काटकर व्यापारी की दुकान पर पहुंच जाता था। व्यापारी बड़े पेड़ का अच्छा दाम दिया करता था, वहीं छोटी छोटी टहनियों का कम दाम मिलता था। जब व्यापारी बिरजू को ज्यादा पैसे देता तो बबलू को बहुत गुस्सा आता। वो बिरजू हमेशा मुझसे ज्यादा पैसे कमाता है। अगली बार मैं भी उसकी तरह बड़ा पेड़ काटूंगा और मैं उससे ज्यादा पैसे कमाऊंगा। अगले दिन बिरजू रोज की तरह जंगल निकल गया और उसके पीछे पीछे बबलू चल पड़ा। बिरजू जहाँ जाता बबलू उसके पीछे जाने लगा। बिरजू और बबलू गहरे जंगल में पहुँचे। यहाँ बिरजू की नजर एक बहुत ही बड़े पेड़ पर गई। इस पेड़ को काटकर बहुत मुनाफा होगा। आज इसे ही काटने की कोशिश करता हूँ। बबलू ने भी एक बड़ा पेड़ ढूंढ लिया और उसने काटना शुरू कर दिया। आज बिरजू से पहले पेड़ काटूंगा और ज्यादा मुनाफा भी कमाऊंगा। बिरजू ने पेड़ के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना की और फिर अपनी कुल्हाड़ी उठाई। पर जैसे ही बिरजू कुल्हाड़ी से पेड़ पर वार करने वाला था, वो पेड़ बोल पड़ा। रुक जाओ, मैं एक जादुई पेड़ हूँ। और बोलते ही पूरा पेड़ सोने का बन गया। सोने के पेड़ की रोशनी से बिरजू की आंखें चौंधिया गईं। मैं जानता हूँ कि तुम एक लकड़हारे हो
और पेड़ काट कर तुम्हारा संसार चलता है, पर मुझे छोड़ दो। इसके बदले मैं तुम्हें सोने के फल दे रहा हूँ, जिससे तुम्हारा पूरा जीवन आराम से कटेगा। धन्यवाद। इतने सोने से तो मैं हर किसी की मदद कर सकता हूँ, और कभी वापस पैसों की जरूरत पड़ी तो लौट आना। तुम जैसे अच्छे इंसान की मदद करके मुझे खुशी मिलेगी। धन्यवाद। बिरजू वो सारे सुनहरे फल लेकर चल पड़ा। रास्ते में बबलू ने उसके हाथ में सुनहरे फल देख लिए। अरे रे 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 रे, सोने का फल, वो भी इतने सारे। लगता है बिरजू को कोई जादुई पेड़ मिल गया है। मुझे भी सोने का फल चाहिए। मैं उस सोना देने वाले पेड़ को ढूंढ कर ही रहूंगा। इस इरादे से बबलू ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और हर पेड़ पर कुल्हाड़ी मारकर आजमाने लगा। ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी मामूली पेड़ है। कहाँ है वो जादुई पेड़? बिरजू इसी रास्ते से आया था। मुझे उसके पैरों के निशान ढूंढने चाहिए। बिरजू के पद चिन्हों का पीछा करके बबलू उस जादुई पेड़ तक पहुंच गया। पैरों के निशान यहाँ खत्म हो रहे हैं, तो मतलब वो यही पेड़ है। बबलू ने बिना सोचे समझे अपनी कुल्हाड़ी उठाई। रुक जाओ। किसने बोला? मैं कोई आम पेड़ नहीं, जादुई पेड़ हूँ। अब इतना सारा सोना, अगर मैं पूरा पेड़ काट लूं तो मैं दुनिया का सबसे रईस इंसान बन जाऊंगा। तुम तो बहुत ही लालची व्यक्ति लगते हो। हाँ, और मैं तुम्हें काटने वाला हूँ। रुक जाओ, मैं तुम्हें सोने के फल दे सकता हूँ। मैं बेवकूफ थोड़े ही हूँ जो थोड़े से सोने के फल लेकर के जाऊं, जब मेरे सामने सोने का पूरा पेड़ है। बबलू ने कुल्हाड़ी से वार करना चाहा। रुक जाओ, मैं तुम्हें ढेर सारा सोना दे सकता हूँ, सोच लो। नहीं, मैं तुम्हें पूरी तरह से काट लूंगा और सारा सोना बेचकर दुनिया का सबसे रईस आदमी बन जाऊंगा। बबलू ने पेड़ की एक जड़ काटने के लिए वार किया। 2-3 बार में वो जड़ का एक टुकड़ा कट गया, पर पेड़ से अलग होते ही वो टुकड़ा साधारण जड़ में बदल गया। ये क्या? तुमने मेरी एक जड़ काटी है, अब देखो। सुनहरे पेड़ ने जोर से अपनी शाखाएं हिलाईं और उसकी टहनियों में से नुकीले कांटे निकले और उन कांटों से पेड़ ने बबलू पर हमला कर दिया। अरे ये क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? बहुत लालच है ना तुम्हारे अंदर। एक और बार नुकीले कांटे पेड़ की टहनियों से बबलू के शरीर में घुस गए। बबलू बुरी तरह से जख्मी हो गया और अपनी जान बचाकर घर की ओर दौड़ पड़ा। जख्मी बबलू लड़खड़ाते हुए अपने घर तक पहुंचा। बिरजू ने बबलू को गिरने से बचा लिया। बिरजू की पत्नी भी घर से बाहर आई और रोने लगी। ये सब कैसे हुआ? जादुई पेड़ ने मुझे मेरे लालच की सजा दी है। बबलू ने बिरजू को सारी घटना बताई। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? भाभी, आप जरा भी चिंता मत कीजिए, बबलू जल्दी ही ठीक हो जाएगा। बिरजू ने बबलू के सारे कांटे निकाले और उन पर मरहम लगाया और उसकी सेवा की। और इस वक्त बबलू और तारा को उनकी गलती समझ आई। भाई, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत गलत सोचा था, अब मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं। हम दोनों को आप दोनों से बहुत जलन हुआ करती थी, पर आज जरूरत के समय आप ही हमारे काम आए। हम कितने गलत थे। तारा, कोई बात नहीं, हम इंसान हैं, इंसानों से गलतियां होती रहती हैं। तुम दोनों को अपनी गलती पर पछतावा है, यही बहुत है। बिरजू को मिले हुए सोने से उसने सारे गांव वालों की मदद की और अब बबलू को उससे कोई परेशानी नहीं थी, ना ही कोई जलन थी। जादुई सोने के पेड़ ने
बबलू को अच्छाई क्या होती है ये समझा दिया। नील, 6 बज गए क्या? नहीं, अभी 5:30 बजे हैं। अच्छा है, तुम्हें टाइम देखना आता है? तुम भी सीख सकती हो। कुकू टीवी किड्स ऐप डाउनलोड करो और एवरीडे कुछ नया सीखो। रामनाथ अपनी बीवी सरिता के साथ एक गांव में जाता है, जहां रास्ते में वो एक बड़े से पीपल के पेड़ पर लटके बहुत सारे सोने के गहने देखकर दंग रह जाता है। अजी, ये पीपल का पेड़ है या गहनों का? देखिए कितने सारे सोने के गहने लटके हैं। अरे इधर कोई नहीं है, मैं तुम्हारे लिए 2-4 गहने तोड़ लाता हूँ। अरे बाप रे, ये हमको थप्पड़ कौन मारा? अरे क्या हुआ भाई, तुमने गहनों को छूने की कोशिश क्यों की? अच्छा हुआ बच गए, वरना ये पेड़ तुमको मार डालता। मार डालता? हाँ, ये जादुई पीपल का पेड़ है। पास के गांव में जाने से पहले जो जंगल है, वहाँ के लुटेरे गहने लूट के ले गए हैं। इसलिए जो भी यहाँ से उस गांव के लिए जाता है, अपने गहने इस पेड़ पर लटका जाता है और वापस लौटने पर ले जाता है। तब तक ये पीपल का पेड़ उन गहनों की ना सिर्फ रक्षा करता है, बल्कि अपने अंदर से निकलते पानी से उसे चमका भी देता है। मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। काश मैंने आपकी बात सुनकर यहाँ गहने लटका दिए होते, तो लुटेरे मेरे 2 लाख के गहने ना लूटते। अरे हमने तुम्हें कितना समझाया था, तुम्हारे दोस्त ने भी तो समझाया था। वो तो अपने गहने यहाँ लटका के गया था। हाँ, पर इसे यकीन नहीं हुआ था। 2 लाख के गहने गवा बैठा। लाओ, मेरे गहने तो बच गए, वापस कर दो। हाँ, क्यों नहीं, रामदीन नाम है ना तुम्हारा। ये रहे तुम्हारे गहने, देख लो, एकदम सेफ और पीपल देवता की कृपा से चमक कर साफ हो गए हैं। अरे पर मेरे 2 लाख के गहने, काश मैं इसकी तरह आपकी बात मान लेता। अरे बाप रे, गहने तो हमारे पास भी बहुत है, अगर लुट गए तो? अरे मेरी तरह बेवकूफी मत करना बहन, यहाँ लटका जाओ, वापस आते हुए ले लेना। उसकी बात सुनकर रामनाथ सरिता अपने अपने गहने वहीं पेड़ पर लटकाकर निश्चिंत होकर चले जाते हैं। रात को वापस लौटकर वो अपने गहने मांगते हैं। रामा उनके गहने उठाकर देता है। अरे वाह, मेरे गहने तो सचमुच चमक गए, एकदम नए जैसे। हाँ, अब तुम जब भी मुझे गहने चमकाने को कहोगी, मैं गांव जाने के बहाने इस पेड़ पर गहने लटका जाऊंगा। मैं तो मेरी सारी सहेलियों को बताऊंगी, ऐसे ही मुफ्त में इस पेड़ से गहने चमका ले। घर पहुंचने पर उनकी बेटी को शादी के लिए लड़के वाले देखने आने वाले हैं, ऐसा उन्हें पता चलता है। अरे बाप रे, इन लड़के वालों की मेहमान नवाजी के लिए हमें बहुत सी तैयारी करनी होगी। हाँ, लड़के वाले बहुत पैसे वाले हैं, उनके स्वागत के लिए हमारे पास भी बहुत पैसे होने चाहिए, और सारे पैसे तो हमारे कल उस गांव की शादी में खर्च हो गए। अब क्या करें? मेरी बात मानो, अपने गहने ले जाकर गिरवी रख दो। 5 लाख के गहने के 1 लाख ले आओ। सरिता की बात मानकर रामनाथ गहने लेकर सुनार के यहाँ जाता है, जहाँ सुनार उसे 20,000 रुपए देता है। क्या बात करते हो, 5 लाख के गहनों का सिर्फ 20,000? अरे बाबा, ये 5 लाख के नहीं, 50,000 के गहने हैं। इतना सोना 50,000 का? सोना इतना सस्ता कब से हो गया? अरे भाई, सोना सस्ता नहीं हुआ, पीतल सस्ता है। इन गहनों के ऊपर सोने का पानी और अंदर पीतल भरा है। सुनार की बात सुनकर रामनाथ और घर पर सरिता भी दंग रह जाते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? ये मैंने हमारे मायके की खानदानी सुनार से बनवाया था। मैंने भी मेरे खानदानी ज्वेलर से बनवाए थे, मेरे पास सबका बिल भी है। ऐसे कैसे हो सकता है? वो सुनार झूठ तो नहीं बोल रहा? हाँ, उसे झूठ बोलकर क्या मिलेगा? मुझे लगता है
हमारे गहनों के साथ कोई हेरा फेरी हुई है। कहीं वो गहनों वाला पेड़। सरिता की बात सुनकर रामनाथ भेष बदलकर वापस सरिता के साथ उसी गहनों वाले पेड़ के पास जाता है और गहनों वाले पेड़ पर अपने गहने लटकाकर गांव की तरफ निकल जाता है। उनके जाते ही रामा पेड़ से गहने उतारकर श्यामा को देता हुआ कहता है, ये फैमिली रात को वापस आने वाली है, तब तक इसे ले जाकर इसका सोना निकालकर इसमें पीतल भरवाकर बिल्कुल ऐसे ही डिजाइन में वापस लाना और चमका देना ताकि सोने की चमक में नकली का शक ना हो। अरे बेटा, अब तू गहनों के पेड़ पर नहीं, जेल में रहेगा। अरे इंस्पेक्टर साहब आप। हाँ बेटा, ये गहनों के पेड़ का चक्कर क्या है? साहब, यहाँ से आगे जंगल में जहाँ हमारे ही आदमी लुटेरे बनकर घूमते हैं, उनका डर दिखाकर हम मुसाफिरों के गहने इस पेड़ पर लटका देते हैं। हाँ, और जो नहीं लटकाना चाहते उनके सामने हमारे ही 2 आदमी आकर एक लूट जाने का और दूसरा बच जाने का नाटक करता है। घबराकर लोग अपने गहने लटकाए जाते हैं। उनके जाते ही उससे उतारकर हम सोना निकालकर उसमें पीतल भरवाकर ऐसा चमका देते हैं कि किसी को नकली हो जाने का शक ही नहीं होता। और जब कभी बरसों बाद उनको पता चल भी जाता है, तब तक वो बात भूल जाते हैं कि उनके गहने किस पेड़ की वजह से बदल गए होंगे। हाँ, वो तो अगर मेरी बेटी को लड़की वाले देखने ना आते तो मैं भी बाकी लोगों की तरह इतनी जल्दी अपनी गहने गिरवी रखने नहीं जाता, तो मुझे भी पता नहीं चलता। ला, मेरे गहने वापस करता है या? वापस करते हैं। उन्हीं के नहीं, आज तक जिन जिन के गहने लूटे हैं सबके वापस करते हैं। हाँ, और कसम खाते हैं आज के बाद गहनों के पेड़ का ये नाटक बंद कर देंगे। आज के बाद हमारी समझ में आ गया है, इंसान जुर्म के कितने भी रास्ते चुन ले, लेकिन आखिरकार वो पकड़ा ही जाता है। तारा सिंह अपने गांव में ठेले पर आलू पराठे बेचा करता था। आइए आइए, गर्मा गर्म शुद्ध डालडा घी के पराठे खाइए। मीरगंज का आलू है, किशनगंज का आटा, स्वाद लेकर देखिए तारा का पराठा। तारा के ठेले पर हमेशा लोगों की भीड़ लगी रहती थी। तारा और श्वेता आलू पराठों को बेचकर ही काफी अच्छी कमाई कर लेते थे। उनकी बेटी मीना गांव के सबसे महंगे स्कूल में पढ़ती थी। एक दिन रात को जब तारा का परिवार सो रहा था, तो अचानक किसी ने उनका दरवाजा खटखटाया। रात के 12 बज रहे हैं, इतनी रात को कौन हो सकता है? मैं जाकर देखता हूँ। तारा ने दरवाजा खोला तो उसने देखा कि उसका चचेरा भाई आकाश खड़ा है। क्या हुआ आकाश, इतनी रात को कैसे आना हुआ? तारा भाई, मेरी पत्नी की तबीयत बहुत खराब है, क्या आप 1500 रुपए देकर मेरी मदद कर सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम बस 5 मिनट रुको, मैं आपके पैसे जल्दी लौटा दूंगा। अभी तुम पैसे लौटाने की नहीं बल्कि अपनी बीवी के स्वास्थ्य की चिंता करो। तारा का चचेरा भाई आकाश तारा से बहुत जलता था, लेकिन मदद मांगने भी हमेशा उसी के पास आता था। डॉक्टर के घर जाते ही आकाश अपना गुस्सा अपनी पत्नी माधुरी पर उतारने लगा। आज तुम्हारी वजह से मुझे फिर उस घमंडी तारा के पास जाना पड़ा। अगर तुम बीमार ना होती तो मुझे आज तारा के सामने हाथ फैलाना नहीं पड़ता। तुम तारा भैया के बारे में ऐसा क्यों सोचते हो? वो जरा भी घमंडी नहीं है, और आज मैं बीमार हो गई तो तुम इतना चिल्ला रहे हो जैसे उनसे पैसे मांगने जाते ही नहीं। तारा भैया ने पता नहीं कितनी बार तुम्हें पैसे दिए हैं और तुमने उनके पैसे आज तक लौटाए भी नहीं, फिर भी वो तुमसे कुछ नहीं कहते। तुम्हें अपने भैया और भाभी का सम्मान करना चाहिए। वो मुंह से भले ही कुछ न कहता हो, लेकिन अपनी अमीरी के दिखावे से तो हमारी बेइज्जती करता ही है ना। वो अमीर हैं, लेकिन वो अमीरी का दिखावा करते हैं, ये तुम्हारा भ्रम है। तुम गरीब हो इसीलिए उनकी अमीरी तुम्हें चिढ़ाती है। तुम मेहनत से किसी एक जगह पर काम क्यों नहीं करते? अगर भगवान चाहेंगे तो तुम भी किसी दिन अमीर बन जाओगे। आकाश जहाँ भी नौकरी करता वहाँ चिड़चिड़ा रहता। वो मन से कभी काम नहीं करता था। वो कोई भी नौकरी साल भर से ज्यादा नहीं कर पाता। एक दिन आकाश मुंह लटकाकर घर पहुँचा तो माधुरी उससे बोली, लगता है आज फिर तुम्हारी नौकरी छूट गई। मेरी मानो तो तुम तारा भैया के पास चले जाओ।
वो तुम्हें अपने आलू के पराठे के ठेले पर जरूर कोई काम दे देंगे। तारा मुझे काम पर कभी नहीं रखेगा। तुम एक बार उनके पास जाओ तो सही। आकाश तारा के पास पहुंचा। आओ आओ आकाश, बहुत दिन बाद दिखाई दिए। अगर भूख लग रही हो तो आलू के पराठे खा लो, तुम्हारी भाभी ने बहुत प्यार से बनाए हैं। मेरी नौकरी छूट गई है, इसीलिए मैं काम ढूंढ रहा हूँ। क्या आपके पास मेरे लायक कोई काम है? ठेले का काम तो मैं और श्वेता संभाल लेते हैं, लेकिन अगर तुम भी हमारे साथ काम करना चाहते हो तो एक काम करते हैं, मैं एक रेस्टोरेंट खोल लेता हूँ। हाँ ठीक है, हमारे ग्राहकों को खड़े रहना पड़ता है। अगर रेस्टोरेंट होगा तो ग्राहक आराम से बैठकर पराठों का मजा ले सकेंगे। उस दिन आकाश बहुत गुस्से में घर पहुंचा। क्या हुआ? आप इतने क्रोधित क्यों हैं? क्या काम नहीं मिला? काम तो मिला, लेकिन मेरी वजह से अब वो तारा और अमीर बनेगा। मेरे वहाँ जाते ही उन दोनों ने एक रेस्टोरेंट खोलने का फैसला किया है। तो इसमें बुरा क्या है? आपको भी तो पैसे मिलेंगे। तुम मुझे मत बताओ कि अच्छा और बुरा क्या है। आकाश तारा के साथ काम करने लगा। तारा आकाश को रोजाना 500 रुपए देता था, लेकिन आकाश की नजर तारा की कमाई पर रहती। खुद तो इसने नोटों का ढेर लगा लिया है और मुझे सिर्फ 500 रुपए थमा देता है। मेहनत सब मैं करता हूँ और गुलाब जामुन ये दोनों खाते हैं। कुछ करना पड़ेगा। तारा के रेस्टोरेंट में मंगल सिंह नाम का एक शुद्ध शाकाहारी ग्राहक आता है। वो तारा का पुराना ग्राहक था। आओ आओ मंगल भाई, बैठो, मैं अभी आपके लिए पराठे लगवा देता हूँ। अरे आकाश, जरा मंगल भाई के लिए प्लेट लगा दो। आकाश ने चुपके से मंगल सिंह के पराठों में नॉनवेज के कुछ टुकड़े डाल दिए। मंगल ने पराठे खाए तो उसे पता चल गया कि पराठों में नॉनवेज है। मंगल सिंह भड़क उठा। आलू के पराठे में नॉनवेज कैसे आ गया? मंगल सिंह के साथ अमंगल? मुझे नहीं पता, मैं तो सिर्फ पराठे ग्राहकों तक पहुंचाता हूं। पराठे बनाने का काम तो तारा भैया और श्वेता भाभी करते हैं। क्या रे तारा, तूने पराठे में नॉनवेज मिलाकर हमारे साथ विश्वासघात किया है। अब मैं तेरा रेस्टोरेंट बंद कराकर तुझे गांव से बाहर निकलवाऊंगा। मंगल सिंह गांव का अमीर आदमी था। उसने गांव के प्रधान से बात करके तारा के परिवार को गांव से बाहर निकलवा दिया। आज तो मजा ही आ गया। अब मैं गांव में अपने आलू पराठे बेचूंगा और खूब धन कमाऊंगा। आकाश ने गांव में आलू पराठों का ठेला लगाना शुरू कर दिया। उधर तारा, श्वेता और उनकी बेटी जंगल के रास्ते दूसरे गांव जा रहे थे। तारा का परिवार बहुत थका हुआ था। श्वेता जोर जोर से रोने लगी। रो मत श्वेता, आज हमारे भाग्य में दुख लिखा है, कल सुख भी आएगा। लेकिन अब हम कहाँ जाएंगे और कैसे कोई काम धंधा शुरू करेंगे? हम तो अपना घर भी बेच चुके। हमें आगे बढ़ते रहना होगा जब तक हम किसी गांव में नहीं पहुंच जाते। तारा का परिवार जंगल में रास्ता भटक गया। ये जंगल तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। लगता है हम भटक गए हैं। अचानक उन्हें पानी की आवाज सुनाई दी। तीनों पानी की आवाज का पीछा करते करते एक नदी के पास पहुँचे। उन्होंने देखा कि नदी में आलू के पराठे तैर रहे हैं। तारा ने नदी का पानी पिया और पराठा खाकर देखा। ये तो चमत्कार हो गया, नदी का पानी ठंडा है और पराठे गरम। यहाँ पर तो कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा। लगता है ये नदी सबसे पहले हमने ही खोजी है। हमारे पास धंधा शुरू करने के लिए लागत नहीं है। अगर हम इन्हीं पराठों को बेच पाए तो कितना अच्छा होगा। ठीक कहा, अब हमें बस एक गांव की तलाश है। कई किलोमीटर चलने के बाद वे बेसनपुर नाम के एक गांव में पहुंच गए। शुरुआत में उन्हें एक झोपड़ी में रहना पड़ा। तारा रोज अंधेरे ही पराठों की नदी पर चला जाता और ढेर सारे पराठे ले आता। फिर वो उन्हें गांव में बेचता। नदी के पराठों की विशेषता ये थी कि वो कभी भी खराब नहीं होते थे। धीरे धीरे तारा की आर्थिक हालत सुधरती गई और उसने एक मकान खरीद लिया। उधर आकाश भी अब गरीब नहीं रह गया था। उसने पराठे बेच बेच कर मोटरसाइकिल खरीद ली थी। आज गांव के एक आदमी ने मुझे बताया कि तारा और श्वेता बेसनपुर गांव में हैं। कल मैं उनसे मिलने जाऊंगा और उन गरीबों को अपनी मोटरसाइकिल दिखाकर चिढ़ाऊंगा। अगले दिन आकाश बेसनपुर गांव पहुंचा। उसने एक आदमी से पूछा, सुनो भाई, यहाँ तारा का घर कौन सा है?
तारा आलू पराठे वाले का घर वो सामने है। आकाश ने जब देखा कि तारा बड़े मकान में रह रहा है तो उसका सारा उत्साह ठंडा पड़ गया। वो तारा के घर पहुंचा। अरे आकाश, इतने सालों बाद तुम मिलने आए। हम तो तुम्हारा कब से इंतजार कर रहे थे। और बताओ, घर पर सब कुशल मंगल तो है? हाँ भैया, सब ठीक है। तारा भाई, आप इतनी जल्दी अमीर कैसे हो गए? तुम घर के आदमी हो इसलिए तुम्हें बता देता हूँ। दरअसल हमें एक आलू पराठों की नदी मिल गई है। उस नदी से मैं पराठे यहाँ गांव में ले आता हूँ और गांव में मैंने 4 रेस्टोरेंट खोल रखे हैं। उनमें मैं पराठे बेचता हूँ। क्या आप मुझे वो नदी दिखा सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं, मेरे साथ चलो। तारा आकाश को पराठों की नदी पर ले गया। ये तो सच में चमत्कार है। हाँ, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस नदी के पराठे कितने दिन भी रखे रहें, खराब नहीं होते। अगर तुम चाहो तो तुम भी इस नदी से पराठे ले जाकर अपने गांव में बेच सकते हो। आकाश अपने घर लौट आया। क्या हुआ? आप इतने गुस्से में क्यों हैं? क्या तारा भाई से मुलाकात नहीं हो पाई? तुम चुप रहो, मेरा दिमाग मत खाओ। तारा को आलू पराठों की जादुई नदी मिल गई। मैंने यहाँ पागलों की तरह मेहनत की और लागत लगाकर थोड़ा प्रॉफिट कमाया। उधर तारा ने तो कोई मेहनत नहीं की और बिना लागत के सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट कमाया। इसीलिए वो मुझसे भी ज्यादा अमीर बन गया। तारा भैया से जलने की कोई जरूरत नहीं। तुम भी उस नदी से पराठे ला सकते हो। क्या तारा भैया ने तुम्हें वहाँ से पराठे लाने के लिए मना किया है? नहीं, मना तो नहीं किया है, लेकिन मुझे जल्द से जल्द तारा से अमीर बनना है। तारा ने 4 रेस्टोरेंट खोले हैं तो मैं 10 खोलूंगा। सिर्फ गांव में ही नहीं, शहर में भी खोलूंगा और हर रेस्टोरेंट पर पराठों की सप्लाई करूंगा। अगले दिन आकाश तारा के पास पहुंचकर बोला, तारा भैया, मैं पराठों की नदी में एक बांध बनाऊंगा। बहती हुई नदी में सारे पराठे बह जा रहे हैं, उन्हें इकट्ठा करना मुश्किल है। मैं बांध बनाकर पानी रोक दूंगा और ढेर सारे पराठे इकट्ठे कर लूंगा। ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। नदी का पानी स्वाभाविक रूप से बहता रहे तभी अच्छा है। बांध बनाने की कोई जरूरत नहीं। और तुम बांध बनाओगे कैसे? मैं अकेले ही बांध बनाऊंगा। आकाश ने तारा की एक नहीं सुनी और उसने नदी पर एक हैवी डैम बना दिया। आकाश पराठे इकट्ठे करने लगा। एक दिन जब आकाश नदी से पराठे इकट्ठे कर रहा था तो नदी का बांध बहुत ज्यादा पानी इकट्ठा हो जाने की वजह से फट गया और आकाश नदी में बह गया। फिर उसका कुछ अता पता नहीं चला। तभी तो कहते हैं, इंसान को थोड़े में ही संतुष्ट रहना चाहिए। बहुत ज्यादा की लालच अच्छी नहीं होती। मधुमती के 2 बेटे थे, अजय और विजय। अजय की शादी प्रज्ञा से हुई थी और विजय की शादी संध्या से। प्रज्ञा घर की बड़ी बहू होने के सारे कर्तव्य निभाया करती थी, पर फिर भी अक्सर प्रज्ञा की बेइज्जती हुआ करती थी क्योंकि वो पढ़ी लिखी नहीं थी। मधुमती, तेरी बड़ी बहू तो बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है। बस खाना ही बनाती है, बाकी कुछ इसके बस का नहीं। क्या मतलब? अब क्या बताऊं? मेरी बड़ी बहू अनपढ़, कहीं कुछ पढ़ने बोल दो तो इसकी नानी मर जाए। ये तो ऐसी ही है। तू उसको छोड़, मेरी छोटी बहू से मिल, संध्या। ये ग्रेजुएट है और नौकरी भी करती है। अच्छा है। मालती को बुरा लग रहा था कि मधुमती खुलेआम प्रज्ञा की बुराई कर रही थी। एक दिन की बात है, अजय और विजय घर लौटे। वो दोनों बहुत टेंशन में लग रहे थे। क्या हुआ? तुम दोनों की शक्लों पे 12 क्यों बजे हैं? नगर पालिका से नोटिस आई है कि हमारा घर इल्लीगल है और जल्दी वो हमारा घर तोड़ने वाले हैं। हम तो सालों से यहाँ रह रहे हैं, तो ये घर इल्लीगल कैसे होगा? पता नहीं माँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। और बस तब से अजय और विजय के कोर्ट के चक्कर शुरू हो गए। कुछ महीने बीत गए। आखिर कोर्ट ने फैसला कर ही दिया। आप लोग का घर इल्लीगल है और नगर पालिका जल्दी उसे तोड़ देगी। ये सुनते ही मधुमती के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। सारे घर वाले परेशान हो गए और अगले ही दिन विजय अजय के पास आया। भैया, मुझे कंपनी की ओर से एक फ्लैट मिला है। ये तो बहुत अच्छी बात है, पर फ्लैट थोड़ा छोटा है। उसमें हम सब एक साथ नहीं रह सकते, इसलिए हम सोच रहे हैं कि मैं और संध्या शिफ्ट हो जाते हैं। अजय समझ गया था कि विजय अब अलग होना चाहता था। उसने बिना कुछ बोले ही हामी भर दी।
और अगले ही दिन विजय और संध्या घर से चले गए। अजय ने एक घर किराए पे ले लिया और दूसरी ओर उसे जॉब से निकाल दिया गया। अजय बहुत ही बड़ी दुविधा में था। आप क्यों रो रहे हो? ये मुसीबत तो खत्म होने का नाम तक नहीं ले रही। एक के बाद एक बढ़ती ही जा रही है। मुझे जॉब से निकाल दिया गया। ये सुनकर प्रज्ञा भी हैरान हो गई, पर उसने अजय को दिलासा दिया। कोई बात नहीं, आप चिंता मत कीजिए, आपको पहले से भी अच्छी नौकरी मिल जाएगी। पर किराया भी तो देना पड़ेगा ना। इतने सारे खर्चे कब तक कैसे चलाऊंगा? हम दोनों मिलकर कुछ कर लेंगे। हम दोनों क्या ही कर सकते हैं? मैं खाना बना सकती हूँ, आप बेच सकते हैं। कोई काम बड़ा या छोटा नहीं होता। अगर हम दोनों मिलकर कोशिश करें तो इन सारे संकटों से बाहर निकल सकते हैं। तुम ठीक कह रही हो। प्रज्ञा ने सारी बातें अपनी सास मधुमती को बताई। तुम ठीक कह रही हो बहू, मुश्किल के समय हम सबको मिलकर सामना करना चाहिए। पर हम क्या खाने की चीज बेच सकते हैं? बाजार में तो सब कुछ पहले से बिकता है। हम कुछ न कुछ अलग ढूंढ ही लेंगे। चलिए बाजार देख कर आते हैं। प्रज्ञा अजय को अपने साथ बाजार ले गई और वो लोग हर खाने की रेडी देखने लगे। चाट, भेलपुरी, फ्रैंकी, मैगी, पराठे, सब कुछ तो पहले से ही बिक रहा है। क्यों ना हम इन दोनों चीजों को मिला दे? क्या मतलब? मतलब आपने मैगी फ्रैंकी तो खाई है ना, उसमें फ्रैंकी और मैगी एक साथ है, वैसा ही कुछ। तो अब क्या हम मैगी पराठे बेचें? वैसे आइडिया बुरा नहीं है, सस्ते में बन भी जाएगा और बहुत बिकेगा भी। सच्ची? प्रज्ञा ने दुकान से कुछ मैगी के पैकेट्स खरीद लिए। प्रज्ञा ने मैगी बनाई और फिर उस मैगी को पराठे के आटे में भर के उसके पराठे बनाए। सासू माँ, चक्कर बताइए कैसा बना है? मधुमती ने एक पराठा खाया। वाह बहू, ये तो बढ़िया है, बहुत खूब। प्रज्ञा ने एक पराठा अजय को भी दिया। अजय तो बड़े चाव से पराठा खा रहा था। क्या हुआ, आपने बताया नहीं कि कैसा बना है? बढ़िया, एक और मिलेगा? प्रज्ञा ने अपने पति और सास को और मैगी के पराठे खिलाए और खुद भी खाया। सबको उसके मैगी के पराठे का आइडिया अच्छा लगा। अगले ही दिन प्रज्ञा ने बाजार में मैगी पराठे का स्टॉल खोल दिया। दीदी, ये मैगी पराठा क्या है? मैगी और पराठा का मिश्रण, खाकर तो देखो, बहुत स्वादिष्ट होता है। ठीक है, एक मैगी पराठा दे दीजिए। प्रज्ञा ने उस लड़के के लिए एक मैगी पराठा बनाया। उस लड़के ने वो चखा और उसके चेहरे पे मुस्कान आ गई। ये तो तूफान है, ऐसा पराठा मैंने कभी नहीं खाया, बिल्कुल नहीं। उस लड़के की बात सुनकर कई और ग्राहक प्रज्ञा के ठेले पर मैगी पराठा खाने आए। प्रज्ञा मैगी पराठे बनाए जा रही थी और अजय ग्राहकों को देकर पैसे ले रहा था। सुबह से शाम तक दोनों थक गए और फिर अपने घर लौटे। क्या हुआ? क्या नहीं हुआ वो पूछो माँ। सुबह से ग्राहक आते ही जा रहे थे, आते ही जा रहे थे। हम दोनों तो थक गए, लेकिन ग्राहक रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। आज इतने दिनों बाद अजय और मधुमती के चेहरे पे मुस्कान आई थी। अब उन्हें उम्मीद की किरण दिख रही थी। अगले दिन प्रज्ञा के स्टॉल खोलने से पहले ही ग्राहक खड़े थे। प्रज्ञा धड़ाधड़ मैगी पराठे बनाए जा रही थी और ग्राहकों को देते जा रही थी। अगले कई दिनों तक ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। प्रज्ञा और अजय अपनी आमदनी देखकर हैरान थे। हमारी एक दिन की कमाई मेरे आधे महीने की पगार की इतनी है प्रज्ञा। सोचा नहीं था कि कभी इतना कमा पाऊंगा। अब तीनों खुश थे। जल्द ही प्रज्ञा ने काम पर कुछ और लोग रख लिए। ग्राहकों की संख्या बढ़ती जा रही थी और साथ ही उनका मुनाफा। बस 6 महीने में प्रज्ञा और अजय ने नए घर का डाउन पेमेंट दे दिया और वो लोग अपने नए घर में आ गए। मैंने हमेशा तुझे कम समझा है, ये सोचकर कि तू पढ़ी लिखी नहीं है, क्योंकि मैं नहीं जानती थी कि तू क्या है। तेरा हुनर और इच्छा पढ़ाई लिखाई से बढ़कर है बेटा। तू अजय की मदद करना चाहती थी और तूने कर दिया। मुझे तुझ पर बहुत गर्व है। प्रज्ञा की सास ने आज पहली बार उसे गले लगाया। ये दिन प्रज्ञा के लिए यादगार था। एक किराए के घर से वो अपने खुद के घर में आ पहुँचे।
और ये सब प्रज्ञा के मैगी पराठे की बदौलत। प्रवीण एक खिलाड़ी था। वो रोज सुबह 5 बजे उठकर दौड़ लगाया करता था और लंबी दौड़ करने के बाद वो अपने खेल डिस्कस फेंकने की प्रैक्टिस किया करता था और उसकी ये प्रैक्टिस लगभग 1 घंटे तक चलती रहती। फिर दौड़ते हुए वो घर आता था और आते ही उसकी माँ उसके लिए प्रोटीन शेक ले आती। ये ले बेटा, बहुत थक गया होगा ना, इतनी प्रैक्टिस क्यों करते हो तुम? करने दो भाग्यवान, ये जितनी प्रैक्टिस करेगा उतना अपना खेल में माहिर बनेगा और तभी तो ये बड़ा खिलाड़ी बनकर हम दोनों का नाम रोशन करेगा। राइट पापा। बेटा तू अपना डाइट फॉलो तो कर रहा है ना? हाँ पापा, डाइट भी और कड़ी प्रैक्टिस भी। बहुत अच्छे, ऐसे ही अपने खेल पर ध्यान देना। चलो मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, मैं चलता हूँ। प्रवीण के मम्मी पापा अपने बेटे को बहुत सपोर्ट करते थे क्योंकि वो एक दिन उसे बहुत बड़ा स्पोर्ट्स पर्सन बनाना चाहते थे। लेकिन अचानक कुछ दिनों बाद मुकेश को हार्ट अटैक आया और उसे अस्पताल में एडमिट कर दिया गया। डॉक्टरों ने बहुत कोशिश की पर वो मुकेश की जान नहीं बचा पाए। पापा प्रवीण और मालती बेसहारा हो चुके थे। समय बीता और प्रवीण और मालती ने अपने आप को संभाल लिया। बेटा, वो तो नहीं रहे पर तुझे उनका सपना जरूर पूरा करना है। तुझे एक बड़ा खिलाड़ी जरूर बनना है। हाँ माँ, पर माँ। तू घर की चिंता मत कर, मैं कहीं ना कहीं काम करके पैसे कमा लूंगी। नहीं माँ, आप नहीं, मैं काम करूंगा। लेकिन अगर तू काम करेगा तो तेरा खेल। माँ, मैं सुबह प्रैक्टिस करूंगा और फिर दिन में काम करूंगा। आप चिंता मत कीजिए, सब हो जाएगा। पर तू क्या काम करेगा? आप पवन मामा से बात कीजिए, हो सकता है उनके ढाबे पर मेरे लायक कोई काम हो। ठीक है, मैं बात करती हूँ। मालती ने अपने चचेरे भाई पवन को कॉल लगाया। हेलो। हाँ दीदी, बोलिए। पवन प्रवीण के लायक कोई काम हो तो बताना। दीदी, आप उसे कल ही ढाबे पर भेज दीजिए, यहाँ वो कुछ न कुछ तो सीख ही जाएगा। ठीक है। मालती ने फोन कट कर दिया। बेटा, कल ही मामा जी के ढाबे पर चले जाना, वो तुम्हें काम सिखाएंगे। जी माँ। अगली सुबह प्रवीण ढाबे पर पहुँचा। वहाँ वो अपने मामा जी से मिला। दीदी कैसी हैं? अब माँ ठीक हैं। जीजा जी का जाना एक बहुत बड़ा सदमा था। मामा जी, मैं माँ की जिम्मेदारी उठाना चाहता हूँ। अच्छी सोच है बेटा। मुझे तो कोई काम नहीं आता, आप अगर मुझे कोई काम सिखा दें तो बहुत मेहरबानी होगी मामा जी। बेटा, ऐसी बातें क्यों कर रहा है? तू मेरा भांजा है, मैं तुझे काम भी सिखाऊंगा और पैसे भी दूंगा। चिंता मत कर बेटा। धन्यवाद मामा जी। पवन प्रवीण को ढाबे का काम समझाने लगा। फिलहाल तेरा काम है कस्टमर्स के ऑर्डर लेना और उन तक ऑर्डर पहुंचाना, और धीरे धीरे तुझे खाना पकाना भी सिखा दूंगा। ठीक है मामा जी। प्रवीण उसी दिन से ढाबे पर काम करने लगा। क्या ऑर्डर है सर? 2 पराठे और 1 बटर चिकन। मेरे लिए 4 पराठे और दाल मखनी। जी सर। प्रवीण ढाबे में वेटर का काम करने लगा। वो खुश था कि एटलीस्ट उसे कोई काम तो मिला। पहले की तरह रोज सुबह 5 बजे लंबी दौड़ पर जाता और फिर अपने खेल डिस्कस फेंकने की प्रैक्टिस करता और फिर घर लौटकर काम पर जाने के लिए तैयार हो जाया करता था। बेटा, कम से कम नाश्ता तो करके जा। लाओ माँ। प्रवीण हड़बड़ी में नाश्ता खाते खाते निकल जाया करता था। हे भगवान, मेरे बेटे का सपना जरूर पूरा करना। मालती हर वक्त भगवान से अपने बेटे की सफलता की दुआ मांगा करती थी। यहाँ ढाबे पे प्रवीण पराठे बनाना भी सीख रहा था। ये तो आसान है। आसान तो है। प्रवीण जल्द ही पराठा बनाना सीख गया। वाह बेटा, पराठा तो बिल्कुल सही लग रहा है। पवन प्रवीण की प्रगति देखकर खुश था। अब से बीच बीच में प्रवीण पराठे बनाया करता था।
कुछ ही दिनों में वो पराठे बनाने में एक्सपर्ट हो गया। वाह प्रवीण, अब तो तू एक्सपर्ट बन गया। सब आपकी ही सीख है भैया। अच्छा है। प्रवीण के मामा जी भी ये देखकर बहुत खुश थे। फिर एक दिन जब प्रवीण ढाबे में पहुंचा तो उसने देखा कि मामा जी बहुत परेशान हैं। क्या हुआ मामा जी? आज एक बावर्ची नहीं आया पराठे वाला। मामा जी तो क्या हुआ? मैं पराठा बना दूंगा। आज छुट्टी का दिन है, कस्टमर्स भी ज्यादा होंगे। तू कस्टमर संभालेगा या पराठे बनाएगा? मैं दोनों करूंगा, आप देखते जाइए। प्रवीण को पता था उसे क्या करना है, पर उसके मामा जी चिंतित थे कि आज उनका दिन कैसा बीतेगा। खैर दोपहर हो गई और ग्राहक आने लगे। जी सर, क्या लाऊं? मेरे लिए 4 पराठे और कढ़ाई पनीर, 3 पराठे और अंडा मसाला, मच्छी कड़ी और 4 पराठे। सारे ऑर्डर्स लेकर प्रवीण किचन में गया और पराठे बनाना शुरू कर दिया। उसने बड़े तवे पर पराठे सेकने डाले और फिर ये लीजिए सर आपका कढ़ाई पनीर, आपका अंडा मसाला और आपकी मच्छी कढ़ी। अरे पर पराठे कहाँ हैं? अभी आ जाएंगे। प्रवीण वापस तवे के पास लौटा और वहाँ उसने तवे पर से पराठे निकाल के उसे सीधा कस्टमर्स की प्लेट में फेंका। ये देखकर कस्टमर हैरान हो गए और प्रवीण के लिए तालियां बजने लगी। ये तो फ्लाइंग पराठा है, वाह दोस्त। थैंक यू सर। फिर क्या था, प्रवीण तवे के पास खड़े रहकर ही पराठे फेंकने लगा। मामा जी भी बहुत खुश थे क्योंकि आज ग्राहक रोज से ज्यादा थे और कमाई भी ज्यादा थी। प्रवीण के फ्लाइंग पराठे मशहूर हो गए। लोग लाइन लगाकर फ्लाइंग पराठा खाने आने लगे। मामा जी का मुनाफा बढ़ गया और उन्होंने प्रवीण की पगार भी बढ़ा दी। प्रवीण के घर अब पैसों की कमी नहीं थी। ये लो माँ। जीता रहे बेटा। अब प्रवीण अपने खेल पर भी अच्छे से ध्यान दे पाता था। वो रोज प्रैक्टिस करता, डाइट फॉलो करता। ये ले तेरा प्रोटीन शेक और ये रहे तेरे सप्लीमेंट्स। थैंक यू माँ। भूलना मत, अगले हफ्ते तेरा कंपटीशन है। हाँ याद है। और फ्लाइंग पराठा फेंककर वो सेलिब्रिटी शेफ भी बन गया था। लोग उसके साथ फोटो लिया करते थे। वो फेमस भी हो चुका था, उसके पास पैसे भी थे और वो मशहूर भी था। डिस्कस थ्रो के स्टेट लेवल चैंपियन है प्रवीण शर्मा। और धीरे धीरे वो अपने पापा का अधूरा सपना पूरा कर रहा था। प्रवीण के फ्लाइंग पराठे उसकी जिंदगी में नया मोड़ ले आए। ऐसा मोड़ जो सीधा उसे अपनी मंजिल तक ले जाएगा। प्रवीण एक दिन बहुत बड़ा स्पोर्ट्स पर्सन बनकर रहेगा। मोहनलाल गांव का संपन्न किसान था, लेकिन पत्नी गायत्री की बीमारी में सभी खेत बिक चुके थे। इसलिए उसने अपने घर के पास पराठे की दुकान खोल ली थी। जल्द ही उसके व्यवहार और स्वादिष्ट पराठे ने कस्बे के लोगों को अपना दीवाना बना दिया था। सुमित्रा और राजू के स्कूल के पास एक पिज्जा की दुकान खुली थी, जिसका प्रचार रेडियो, अखबार और ऑटो पर हैंडबिल व पोस्टर चिपकाकर पूरे जोर शोर से किया गया। भाई कल हमने पिज्जा खाया। क्या पिज्जा था? मैं और मेरे पिताजी अपनी कार पार्किंग पर पिज्जा ऑर्डर के बाद घंटों इंतजार किए, तब हमें पिज्जा मिला। अच्छा, क्या इतना अच्छा स्वाद है पिज्जा का? और नहीं तो क्या, तुम लोगों को तो घुसने भी नहीं देंगे गार्ड। घुसने क्यों नहीं देगा? अरे वो तुम्हारे पापा की फुटपाथ की पराठे की दुकान थोड़ी है ना, जो कोई भी मुंह उठाकर चला जाएगा। उस दुकान का एक स्टेटस है। बड़े बड़े लोग अपनी गाड़ी लगाकर खड़े रहते हैं, तब जाकर उन्हें पिज्जा खाने को मिलता है, समझ गए? रॉकी की बातें सुनकर सभी हंसने लगते हैं। सुमित्रा को पराठे वाले का मजाक पसंद नहीं आता। राजू जब स्कूल से घर जा रहा होता है तो पिज्जा की दुकान पर लोगों की भीड़ देखकर रुक जाता है। सुमित्रा उसे समझा बुझाकर घर ले आती है। पिताजी, पिताजी, हमें भी पिज्जा खाना है। ठीक है बेटा, खिला दूंगा कभी। अभी गरम गरम आलू के पराठे बनाए हैं, वो खा लो। मुझे नहीं खाना, मुझे नहीं खाना, मुझे तो पिज्जा ही खाना है। देख राजू, पिज्जा बहुत महंगे आते हैं। उतना पैसा हमारे पास नहीं कि तुम्हें पिज्जा दिलवा सकूं, लेकिन वादा करता हूं कि एक दिन तुम्हें पिज्जा जरूर खिलाऊंगा।
नहीं पिताजी, मुझे तो कल ही पिज्जा चाहिए। अगर पिज्जा नहीं मिला तो मैं कुछ नहीं खाऊंगा। राजू, जिद मत करो। पिताजी बोल रहे हैं ना कि एक दिन हम लोगों को पिज्जा खिलाने ले जाएंगे। नहीं दीदी, मुझे तो पिज्जा कल ही खाना है। रॉकी भैया ने स्कूल में बताया कि पिज्जा कितना अच्छा होता है। अरे राजू, वो डॉक्टर का बेटा है, उसके पास ढेरों पैसे हैं। चल अब खाना खा। पराठे खाकर बच्चे सो गए, लेकिन मोहनलाल की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वह अपनी गरीबी को कोस रहा था कि कितना बेबस है वो, जो अपने बच्चों की मामूली खाने की मांग को भी पूरा नहीं कर सकता। उसकी आंखों में आंसू आ गए। सोचते सोचते न जाने कब उसे नींद आ गई। अगले दिन सुबह बच्चे स्कूल गए। आज भी पूरे स्कूल में पिज्जा की ही चर्चा हो रही थी। दोस्तों, कल मेरा जन्मदिन है और कल मेरी तरफ से कल शाम को सभी को पिज्जा पार्टी है। कल संडे है और स्कूल की भी छुट्टी है। सभी कल शाम में अच्छे अच्छे कपड़े पहन कर आना, ओके? भैया, हम भी आएंगे ना? हमें नहीं बोला आपने? नहीं, तुम लोग वहाँ नहीं जा सकते। वहाँ सभी बड़े बड़े लोग आते हैं, स्टेटस वाले लोग आते हैं। तुम बस पराठे खाओ। चल राजू, इनके पिज्जा से कहीं स्वादिष्ट और अच्छे हमारे पराठे हैं। अरे जा, बंदर को क्या पता कि अदरक का स्वाद क्या होता है। स्कूल के बाहर जो पिज्जा का पोस्टर लगा है ना, उसे ही देखते रहो और पराठे खाओ। समझना कि पिज्जा खा रहे हो। रॉकी, ऐसा नहीं कहते। चलो सुमित्रा, इसे तो ऐसे ही बोलने की आदत है। राजू की फोटो देखकर पराठा खाने वाली बात पर सभी हंसने लगे। सुमित्रा और राजू को बहुत बुरा लगा। दोनों घर आ गए। अरे राजू, यूं मुंह लटकाए क्यों खड़े हो? वो पिताजी, बात ये है कि कल रॉकी का जन्मदिन है और सभी को बुलाया है, पर हमें छोड़कर, क्योंकि वहाँ बड़े बड़े लोग होंगे। बस इतनी सी बात। कल हम तुम लोगों के लिए आलू का मस्त पराठा बनाएंगे और हम सब पार्टी करेंगे। मुझे नहीं खाना पराठा, मुझे तो बस पिज्जा खाना है। मुझे पिज्जा चाहिए। बेटा, मैंने बताया ना कि अभी हमारे पास तुम लोगों के फीस भरने के पैसे नहीं हैं। पिज्जा कहाँ से खिलाऊंगा? इतना कहकर मोहनलाल आंखों में आंसू लिए घर से बाहर प्रथा के दंग पर चला गया। राजू, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। पिज्जा की जिद छोड़ दे मेरे भाई। जब पैसे होंगे तो हम जरूर पिज्जा खाने चलेंगे। आज तक कभी हमारे पास पैसे हुए हैं क्या? सभी नए नए कपड़े पहनते हैं और हम 2 साल से एक ही कपड़े पहन रहे हैं। क्या हम कभी पिज्जा नहीं खा पाएंगे दीदी? ऐसी बात नहीं है मेरे भैया, हम लोग पिज्जा एक दिन जरूर खाएंगे। उस रात राजू ने खाना नहीं खाया। घर में किसी ने खाना नहीं खाया। सुबह मोहनलाल उठा और बाजार चला गया। वापस आया तो देखा कि राजू अभी तक सो रहा था। सुमित्रा से पता चला कि राजू अभी भी रूठा हुआ है, खाना भी नहीं खाया है। उठो बेटा, आज हम तुम लोगों को पराठा पिज्जा खिलाएंगे। चलो उठो। पिताजी, मैंने बोल दिया ना, जब तक पिज्जा नहीं मिलेगा मैं कुछ नहीं खाऊंगा। मोहनलाल पराठे पर चीज, फ्रूट्स और सैलेड डालकर पिज्जा बनाता है, लेकिन लाख समझाने के बावजूद राजू नहीं खाता। सुमित्रा भी पूरी कोशिश करती है राजू को मनाने की, पर असफल रहती है। आज फिर सभी भूखे ही सो जाते हैं। आधी रात को राजू को जोर से भूख लगती है। वो किचन में जाकर रखा हुआ पराठा पिज्जा खाता है। उसे बहुत अच्छा लगता है। वह पराठा पिज्जा चट कर जाता है। मोहनलाल चुपचाप उसे खाते हुए देख लेता है। सुबह उठकर मोहनलाल बाजार चला जाता है। वापस आकर सुमित्रा को बुलाता है। सुमित्रा, ओ सुमित्रा। जी पिताजी, आई। ये ले पैसे और स्कूल से आते समय पिज्जा लेते आना। पिताजी, पैसे कहाँ से आए? वो कहीं से आ गए। और हाँ, मैंने टिफिन में पराठा पिज्जा रख दिया है, खा लेना याद से। सुमित्रा घर से स्कूल के लिए निकल रही थी तो पिताजी की साइकिल बाहर नहीं लगी थी। समझने में देर न लगी कि पिताजी ने साइकिल बेचकर पैसे लाए थे। सुमित्रा और राजू स्कूल पहुँचे। स्कूल में कल की रॉकी की पिज्जा पार्टी की ही धूम थी। सभी की जुबान पर पिज्जा पार्टी की ही चर्चा थी। लंच में सुमित्रा और राजू पराठा पिज्जा खा रहे थे तो वहाँ रीता आ गई। अरे, तुम दोनों ये कौन सी डिश खा रहे हो? ये हमारे पिताजी ने बनाया है, पराठा पिज्जा। हाँ, ये स्पेशल डिश पिताजी ने बनाई है। लो, तुम भी खाओ, बहुत स्वादिष्ट है। अरे वाह, बहुत मस्त पराठा पिज्जा है।
ये तो बहुत ही अच्छा पराठा पिज्जा है। देखो, आओ देखो, पराठा पिज्जा कल के पार्टी वाले पिज्जा से कहीं ज्यादा टेस्टी है। सुमित्रा प्लीज मुझे भी एक टुकड़ा दो ना। हाँ हाँ, ये लो रॉकी, तुम भी खाओ। वाह, सही में ये कितना टेस्टी है पराठा पिज्जा। ऐसा तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं खाया था। जल्द ही पूरे कस्बे में पराठा पिज्जा की चर्चा फैल गई। सुमित्रा ने पिताजी को पराठा पिज्जा बनाने की सलाह दी। अब उनकी दुकान पर भीड़ लगने लगी थी। पिज्जा की दुकान में लगातार ग्राहकों की कमी होने लगी। पिज्जा की दुकान बंद होने की कगार पर आ गई। तभी एक दिन पिज्जा दुकान के मालिक खुद मोहनलाल के पास आया। मोहनलाल जी, आपके पराठा पिज्जा का बहुत नाम सुना था, आज टेस्ट भी कर लिया। सचमुच लाजवाब है। वाकई तुम्हारे हाथों में तो जादू है। जी धन्यवाद। क्यों ना हम दोनों मिलकर साथ काम करें। आप मेरी दुकान का उपयोग कीजिए, मैं फंडिंग और मार्केटिंग देख लूंगा। जो भी प्रॉफिट होगा आधा आधा बांट लेंगे। मोहनलाल को ये प्रपोजल अच्छा लगा। दोनों मिलकर साथ काम करने लगे। प्रथा पिज्जा का टेस्ट और अच्छी मार्केटिंग से जल्द ही उनकी दुकान कई शहरों में खुल गई। अब मोहनलाल सेठ मोहनलाल कहलाने लगा। वे शहर में आलीशान बंगले में रहने लगे।